अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 एपिसोड नंबर 7। एपिसोड की शुरुआत होती है ड्रिफ्ट मार्क से। यहाँ लायना वेलेरियन का अंतिम संस्कार चल रहा है। किंग विसेरिस टारगेरियन भी रॉयल कोर्ट के साथ इसमें शामिल हैं। इसके अलावा पूरा वेलेरियन परिवार भी यहाँ मौजूद है। लायना के चाचा हाई वेलेरियन भाषा में इस दुख के मौके पर कुछ शब्द कहते हैं। वो इशारों इशारों में वेलेरियन ब्लड के प्योर बने रहने की बात कर रहे हैं, जैसे रेनेरा को ताना मार रहे हों। डेमन इस बात पर हंस पड़ता है क्योंकि वेस्टेरॉस आते ही उसे यहाँ की पॉलिटिक्स दिखने लगी है। लायना के फ्यूनरल पर भी लोग चालबाजी करने से बाज नहीं आ रहे। खैर, लायना की डेड बॉडी को वेलेरियन रीति रिवाज के मुताबिक समंदर में दफन कर दिया जाता है। पिछले एपिसोड में रेनेरा ने अपने पति और बच्चों के साथ किंग्स लैंडिंग छोड़ दिया था। ये लोग अब ड्रैगनस्टोन में रहते हैं। डेमन भी अपनी बेटियों के साथ वापस वेस्टेरॉस आ गया है, सो एक ही जगह पर कई ड्रैगन्स मौजूद हैं। इसमें डेमन का कैराक्सिस, रेनेरा का साइरैक्स, लेनोर का सी स्मोक, रेनिस का मेलिस, एगॉन का सनफायर और हेलेना का ड्रीम फायर शामिल है। लायना का वगार बीच के पास पड़ा हुआ है, जैसे अपने राइडर के मरने का सोग मना रहा हो। वेस्टेरॉस में कुछ बदलाव हुए हैं। लैरिस ने अपने पिता और भाई को हैरन हॉल में आग लगवा के मरवा दिया है और इसके बाद वो खुद हैरन हॉल का लॉर्ड बन गया है। क्वीन एलिसेंट के पिता ऑटो हाईटावर अब किंग्स लैंडिंग वापस आ गए हैं और उन्होंने हैंड ऑफ द किंग का ओहदा संभाल लिया है। रेनेरा का बड़ा बेटा जेस अपने असली पिता हार्विन की हुई अचानक मौत से दुखी है। वो अपनी माँ से कहता है कि उसे सबके सामने अपना गम छुपाना पड़ रहा है। कॉर्लिस वेलेरियन रेनेरा के छोटे बेटे ल्यूक से बात करते हैं और उसे समझाते हैं कि एक दिन उसका बड़ा भाई जेस ड्रिफ्ट मार्क का लॉर्ड बनेगा, जबकि वो खुद हाउस वेलेरियन का हेड होगा, जिसे लॉर्ड ऑफ द टाइड्स भी कहा जाता है। ल्यूक को ऐसा कोई टाइटल नहीं चाहिए क्योंकि ये उसे तब मिलेगा जब उसके बड़े मर जाएंगे। आसपास ही डेमन और लायना की बेटियां बेला और रायना अपनी नानी रेनिस से मिलती हैं। दोनों बच्चियां अपनी माँ की मौत के गम में डूबी हुई हैं, सो वो उन्हें संभालने की कोशिश करती है। वहीं रेनेरा अपने बेटे जेस को समझाती है कि तुम्हें अपना दर्द अपने तक ही रखना होगा, बल्कि खुद को और दूसरों को हिम्मत देनी होगी। वो जेस को रायना और बेला से बात करने के लिए कह रही है। जेस उनके पास जाता तो है, पर उसे समझ नहीं आता कि बोले क्या, सो वो और बेला बस एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। वहीं पास में रेनिस जेस और ल्यूक को ध्यान से देख रही है। वो इस बात की सच्चाई समझती है कि ये उसके बेटे लेनोर के बायोलॉजिकल बेटे तो नहीं हैं। वहीं लेनोर अपनी बड़ी बहन की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। वो बेहद दुखी है। उसके पिता कॉर्लिस को उसका इस तरह दुख प्रकट करना अच्छा नहीं लग रहा। वो कार्ल कोरी को कहते हैं कि जाकर अपने मालिक को संभाले। ये पूरा परिवार करीब 10 साल बाद एक दूसरे से मिल रहा है। बच्चों को देखकर ये क्लियर हो जाएगा कि किसी को भी अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है। खासकर एलिसेंट के बेटे को तो किसी के भी जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता। एगॉन बोर हो रहा है। वो यहाँ काम करने वाली लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हेलेना एक स्पाइडर को पकड़ रही है और साथ साथ कुछ बड़बड़ा रही है। हेलेना जो भी कहती है उसके पीछे कुछ मतलब होता है। वो एक तरह से भविष्यवाणी करती है, पर इसे सुनने और समझने वाला कोई नहीं है। एगॉन अपने छोटे भाई एमंड से कहता है वो माँ से नाराज है क्योंकि उसने ये अनाउंस किया है कि टारगेरियन रीति रिवाज के मुताबिक उसके बेटे और बेटी की आपस में शादी की जाएगी। एगॉन ये नहीं चाहता। कुछ वक्त पहले ही रेनेरा ने अपने बेटे जेस की शादी हेलेना से करने के बारे में कहा था, लेकिन एलिसेंट ने रेनेरा का दिया रिश्ता ठुकरा दिया था। अब एमंड का कहना है कि उसके भाई को हेलेना के बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो उसकी होने वाली फ्यूचर क्वीन है। अगर उसकी शादी हेलेना के साथ तय की जाती तो वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाता। एमंड दूर से ही अपने कजिन्स बेला और जेस को देखता है। वो उनसे सिंपैथी दिखाना चाहता है, पर कुछ कह नहीं पाता। कुछ देर में दिखाया जाता है कि किंग विसेरिस अपने भाई डेमन से बात कर रहे हैं। वो उसे वापस अपने देश लौटने के बारे में कहते हैं।
ये भी कि पुराने झगड़े दिमाग से निकाल देने चाहिए। लेकिन डेमन का कहना है कि उसका और उसके बच्चों का घर पेंटॉस है। विसेरिस डेमन को कहता है कि उसे रॉयल कोर्ट में अपने भाई के बगल में खड़ा होना चाहिए, राजा का राइट हैंड बनना चाहिए। लेकिन डेमन अपनी बीवी की मौत के गम में डूबा हुआ है और इस तरह की बातें नहीं करना चाहता। ऑटो हाईटावर दोबारा हैंड ऑफ द किंग की भूमिका में आ गए हैं। उनकी बेटी ने लेरिस स्ट्रॉन्ग के साथ मिलकर अपने पिता को वही रुतबा फिर से दिलवा दिया है जो कभी उनसे छीन लिया गया था। ऑटो डेमन को इस दुख के मौके पर सांत्वना देते हैं, पर डेमन को ऑटो की नीयत पर शुरू से ही शक है। वो उसे बदले में ताना मारता है। राजघराने के लोगों और यहाँ मौजूद बड़े बड़े नामों के बीच रेनेरा की नजरें अपने अंकल पर टिकी हुई हैं। ऐसा लगता है हर किसी को ही बीते दिन याद आ रहे हैं। किंग विसेरिस क्वीन एलिसेंट को अपनी मरी हुई पत्नी के नाम से पुकारते हैं, जो ऑब्वियसली एलिसेंट को अच्छा नहीं लगता। इस बीच एगॉन शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ है और उसके नाना उसे लात मारकर उठाते हैं। रात हो चुकी है। कॉर्लिस और रेनिस दोनों ही दुखी हैं। रेनिस का कहना है कि उनकी बेटी लायना वेस्टेरॉस वापस आना चाहती थी, लेकिन डेमन ने ये होने नहीं दिया। रेनिस सोच रही है कि अगर उनकी बेटी की डिलीवरी यहाँ होती तो उनके खुद के मेस्टर्स इस दौरान मौजूद होते तो शायद उनकी बेटी बच जाती। कॉर्लिस उसे समझाता है कि पेंटॉस के मेस्टर्स भी उतने ही ट्रेंड हैं जितने ड्रिफ्ट मार्क के। दोनों के स्किल्स में कोई फर्क नहीं है। उसका कहना है कि जो हुआ ईश्वर की मर्जी है। कॉर्लिस कहता है कि आयरन थ्रोन पर रेनिस को होना चाहिए था, लेकिन दुनिया ने ये होने नहीं दिया। रेनिस को अपने पति की इंटेंशन समझ में आ रही हैं। वो उसे कहती है कि मुझे पता है तुम जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो। वो कहती है कि हम दोनों जानते हैं लेनोर के बच्चे उसके बायोलॉजिकल बच्चे नहीं हैं। सो वो चाहती है कि ड्रिफ्ट मार्क लायना की बड़ी बेटी बेला को मिले, ना कि रेनेरा के बेटे ल्यूक को। दोनों की लेगेसी को लेकर बात होती है। रेनिस को आयरन थ्रोन से मतलब नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से ड्रिफ्ट मार्क पर लायना की बेटियों का हक है। कॉर्लिस कहता है कि अगर हम ल्यूक की जगह बेला को ड्रिफ्ट मार्क सौंप देंगे तो इससे ये बात खुलकर सामने आ जाएगी कि हम भी रेनेरा और लेनोर के बच्चों को असली वारिस नहीं समझते। इससे जेस के आयरन थ्रोन के दावे पर भी सवाल उठेंगे। वो कहता है कि भले ही डेमन और लायना के बच्चों की रगों में वेलेरियन खून दौड़ रहा हो, लेकिन वेलेरियन नाम तो लेनोर के बच्चों के पास है और आखिर में बस आपका नाम ही रह जाता है। रेनेरा और डेमन समंदर के किनारे एक दूसरे से बातें करते हुए टहल रहे हैं। ये 10 साल बाद मिले हैं और इस बीच जो कुछ भी इनकी जिंदगी में हुआ है ये उस बारे में बातचीत करते हैं। रेनेरा का कहना है कि लेनोर और उसकी शादी सिर्फ दिखावे के लिए है। हालांकि उसने लेनोर के साथ मिलकर बच्चा पैदा करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। वो कहती है कि उसे हार्वन को हैरन हॉल नहीं जाने देना चाहिए था। वो जगह शापित है, वहां जो भी जाता है उसके साथ अच्छा नहीं होता। डेमन कहता है कि ये सारी बातें बस अंधविश्वास हैं। उसे तो लगता है कि हार्वन और उसके पिता का कत्ल हुआ है। उसका शक ऑटो हाईटावर या एलिसेंट पर है, लेकिन रेनेरा के हिसाब से एलिसेंट किसी का मर्डर नहीं करवा सकती। एक दूसरे से इमोशनल बातें करते हुए ये अपने पिछले अट्रैक्शन को याद करते हैं और समंदर के किनारे ही इन दोनों का अफेयर ऑफिशियली शुरू हो जाता है। वहीं राजा विसेरिस और एलिसेंट का बेटा एमंड कैसल से बाहर आ गया है और लायना के ड्रैगन वगार के सामने पहुंच गया है। वगार एक बहुत पुराना ड्रैगन है। वो कराक्सिस से 2 गुना बड़ा है, बल्कि वो एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट में भी शामिल था। प्रिंस एमंड वगार को वेलेरियन भाषा में कुछ कमांड्स देता है। डोहारस यानी सर्व मतलब सेवा करो, लकीरी यानी शांत रहो, सोवेस यानी फ्लाई। एमंड वगार को लेकर आसमान में उड़ान भरता है। वो आसानी से नहीं मानता, लेकिन एमंड के आगे ज्यादा प्रोटेस्ट भी नहीं करता। अब वेस्टेरॉस में मौजूद सबसे बड़ा ड्रैगन एलिसेंट के बेटे एमंड के पास है। बेला और रायना को बहुत जल्द ही एहसास हो जाता है कि उनकी माँ के ड्रैगन वगार को किसी ने चुरा लिया है। वो जेस और ल्यूक को जगाती हैं ताकि इस बारे में तहकीकात कर सकें। ये चारों बच्चे एमंड से टकराते हैं, जो खुद अभी वगार की सवारी करके लौट रहा है। रैना गुस्से में कहती है कि वगार उसकी माँ का ड्रैगन था, तो इसलिए उस पर उसका हक बनता है।
एमंड का कहना है कि उसे वगार पर पहले ही अपना हक जमा लेना चाहिए था, लेकिन अब तो देर हो चुकी है। हमें नजर आएगा कि एमंड घमंड में है। हमने उसका ये रूप पहले नहीं देखा था। जाहिर सी बात है, उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन है। ऐसे में कॉन्फिडेंस आना तो लाजमी है। वो कहता है कि अगर उसे अपना ड्रैगन चाहिए तो क्यों नहीं वो उसे रेनेरा के बेटों से मांग लेती, क्योंकि उन्होंने एमंड को एक पिग दिया था और कहा था कि ये उसका ड्रैगन है। तो अब एमंड सेम बात का इस्तेमाल एक दूसरी बच्ची को ताना मारने के लिए कर रहा है। रैना को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वो एमंड पर हमला करती है, लेकिन एमंड बच जाता है। बदले में बेला एमंड को पंच करती है। सारे बच्चे मिलकर एमंड को पकड़कर मारने लगते हैं, लेकिन वो खुद को छुड़ा लेता है और ल्यूक की गर्दन पकड़ता है। उसके हाथ में एक पत्थर है जिससे वो ल्यूक पर अटैक करने वाला है। वो कहता है, जिस तरह तुम्हारा बाप आग से मरा, तुम भी वैसे ही मरोगे। लेकिन ल्यूक कहता है, मेरे पिता तो जिंदा हैं। इस पर एमंड जेस को देखता है और कहता है, इसे नहीं पता, और साथ ही उसे लॉर्ड स्ट्रॉन्ग कहकर पुकारता है। जेस सच्चाई जानता है और वो एमंड के तानों को भी समझ रहा है। वो गुस्से में आकर एक चाकू निकालता है और यहाँ सबके बीच हाथापाई होने लगती है। आखिरकार इस लड़ाई में एमंड की एक आंख चली जाती है। वो जमीन पर पड़ा चीखता रहता है और बाकी बच्चे वहां से भाग जाते हैं। अगर आप आंद्रे सपोव्स्की की लिखी द विचर सीरीज की किताबें खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान उस लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे वॉचरोस को सपोर्ट मिलेगा। थोड़ी देर बाद ही ड्रिफ्ट मार्क के ग्रैंड हॉल में हाउस टारगेरियन के सारे बड़े लोग मौजूद हैं। राजा विसेरिस आते हैं और किंग्स गार्ड को डांट लगाते हैं। कहते हैं कि उन्होंने शाही परिवार के बच्चों को सुरक्षा देने का काम ठीक से नहीं किया। इस बात पर जवाब आता है कि इन्हें पता नहीं था कि राजकुमारों को एक दूसरे से भी बचाना होगा। मेस्टर एमंड के चेहरे पर मौजूद घाव पर मरहम लगा रहे हैं और साथ ही एलिसेंट को बताते हैं कि उसके बच्चे की एक आंख हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है और उसे अपनी पूरी ज़िंदगी एक आंख के साथ ही बितानी होगी। एलिसेंट परेशान हो जाती है और अपने बड़े बेटे को थप्पड़ मारती है। कहती है कि तुम्हें शराब पीकर पड़े रहने की जगह अपने भाई के साथ होना चाहिए था। कॉर्लिस और रेनिस वहां पहुंचते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या। रेनेरा भी आती है और उसका भी वही सवाल है। सारे बच्चे एक साथ बोलने लगते हैं। एमंड का कहना है कि बाकी बच्चों ने उस पर हमला किया, वहीं बाकी बच्चों का कहना है कि वो सिर्फ खुद को बचा रहे थे। राजा विसेरिस चिल्लाते हैं जिससे सब शांत हो जाते हैं। जेस रेनेरा को धीरे से बताता है कि उसे बास्टर्ड कहा गया। राजा अपने बेटे से सवाल करता है कि आखिर क्या हुआ था, जिस पर एलिसेंट कहती है कि ये मायने नहीं रखता, क्योंकि उनके बेटे की एक आंख हमेशा के लिए खत्म कर दी गई है, तो इसके लिए रेनेरा के बच्चे ही जिम्मेदार हैं और कोई बातचीत मायने नहीं रखती। रेनेरा जाहिर करती है एमंड के साथ जो हुआ वो वाकई दुख की बात है, पर एलिसेंट कहती है कि ये बच्चे एमंड को मारना चाहते थे क्योंकि उनके पास चाकू था। ऑब्वियसली रेनेरा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। वो कहती है कि उनके बेटों ने चाकू का इस्तेमाल सिर्फ खुद को बचाने के लिए किया। रेनेरा कहती है कि एमंड ने उसके बेटों के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जो उसे गद्दारी के जुर्म में जेल में डाल सकता है। वो कहती है कि एमंड से सवाल जवाब करना चाहिए कि आखिरकार उसने इस तरह की फालतू अफवाहें कहाँ से सुनी। राजा जानना चाहते हैं कि इन बच्चों का बाप लेनोर कहाँ है। इस पर एलिसेंट ताना मारते हुए कहती है कि वो जरूर अपने साथ मौजूद बॉयज को एंटरटेन कर रहा होगा। विसेरिस अपने बेटे से सवाल करता है कि उसने रेनेरा के बेटों के बास्टर्ड होने वाली बात कहाँ से सुनी, जिस पर वो कहता है कि ये उसके बड़े भाई एगॉन ने कहा था। विसेरिस अपने बड़े बेटे एगॉन से पूछता है, तुम बताओ तुमने आखिर ऐसी बात कहाँ सुनी, जिस पर उसका बेटा राजा से कहता है, ये सब जानते हैं, आप उनको देखिए तो जरा, देखकर ही पता चल जाएगा कि वो किसके बेटे हैं। राजा इस बात से दुखी होता है और सबको डांट फटकार लगाता है। कहता है अगर उनका परिवार आपस में लड़ता रहेगा तो ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। उसका कहना है कि तुम लोगों को एक दूसरे से माफी मांगनी चाहिए और अपने राजा के आदेश का पालन करके आपस में अच्छे से रहना चाहिए। एलिसेंट अपने हस्बैंड यानी राजा से कहती है, माफी मांगने से एमंड की आंख वापस नहीं आएगी, उसे इंसाफ चाहिए। बदले में रेनेरा के बेटों में से किसी एक की आंख भी जानी चाहिए, तभी इंसाफ होगा। राजा इस बात से हैरान है कि उसकी पत्नी ऐसी बात कैसे कर सकती है। एलिसेंट कमांड देती है कि अभी जाकर ल्यूक की एक आंख फोड़ दी जाए।
इस पर अब तक जो एलिसेंट का वफादार था, क्रिस्टन कोल, कहता है कि वो ये काम नहीं कर सकता क्योंकि उसने शाही परिवार को बचाने की कसम खाई है। वो शाही परिवार के आदेश पर शाही परिवार के ही लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, खासकर बच्चों को। राजा विसरिस कहता है कि मामला खत्म हो चुका है और रेनेरा के बेटों के बारे में जो भी उल्टी सीधी बात करेगा उसकी जुबान काट ली जाएगी। इसे राजद्रोह का मामला माना जाएगा क्योंकि इन बच्चों का आगे चलकर राजगद्दी पर अधिकार है। एलिसेंट को यह फैसला पसंद नहीं आया। वो दुख और गुस्से में आगे बढ़ती है। उसके हाथ में वेलेरियन स्टील का चाकू है। इस खंजर को हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। ये गेम ऑफ थ्रोन्स की स्टोरी में एक खास रोल प्ले करता है। इस वक्त ये चाकू एलिसेंट के हाथ में है। वो इससे बच्चों पर अटैक करती है, लेकिन रेनेरा सामने आ जाती है और एलिसेंट का हाथ पकड़ लेती है। बेसिकली बात अब हाथापाई पर आ गई है। शाही परिवार के लोग हॉल में सबके सामने एक दूसरे से कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रहे हैं। हॉल में जैसे भगदड़ मच गई है। किंग्स गार्ड ये तय करने में लगे हैं कि कौन किसको बचाएगा। वहीं हाई टावर और टारगेरियन घराने के लोग अपनी अपनी तलवारें मयान से निकालकर तैयार हैं। एलिसेंट बेहद गुस्से में है। इतने सालों का गुस्सा जो उसके अंदर दबा हुआ था वो आज निकलकर बाहर आ रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ बहुत गलत हुआ है। उसने तो हमेशा वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया। पर रेनेरा ने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने के तरीके निकाल लिए। वो शादीशुदा तो है, लेकिन उसके तीनों बच्चे बास्टर्ड हैं। उसने अपने साथ एक लवर को रखा हुआ है, जबकि एलिसेंट अपने से काफी बूढ़े आदमी के साथ शादी करने के लिए मजबूर थी। उसने एक शरीफ रानी की तरह अपनी जिंदगी बिताई और अब रेनेरा के बेटे ने उसके बेटे की आंख फोड़ दी। वो रेनेरा को काफी उल्टा सीधा कहती है। विसरिस यानी उसका पति और ऑटो हाईटावर यानी उसका पिता दोनों से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपना चाकू गिरा दे। रेनेरा शांति से सामने खड़ी रहती है और ताना मारते हुए कहती है, तुम अब तक सिर्फ शरीफ बनने का नाटक कर रही थी और अब तुम्हारी असलियत सबके सामने है। एलिसेंट खुद को छुड़ाकर एक बार फिर से रेनेरा पर अटैक करती है और इस बार उसके हाथ को चीर देती है। उसकी आंखों से लगता है कि वो खुद भी सिचुएशन संभालने में नाकाम हो रही है और वो चाकू नीचे गिरा देती है। यहाँ पर हर कोई शांत है। एमंड अपनी माँ के पास आता है। वो काफी शांति से अपनी माँ को कहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। भले ही मेरी एक आंख चली गई है, लेकिन बदले में मुझे एक ड्रैगन मिला है, तो ये सौदा नुकसान का तो नहीं है। बाद में एलिसेंट के कमरे में उसके पिता ऑटो हाईटावर पहुंचते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वो उसके साथ हैं, हालांकि एलिसेंट काफी शर्मिंदा है क्योंकि उसने सबके सामने जिस तरह से बर्ताव किया उसे हर किसी को लगेगा कि जैसे उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। लेकिन ऑटो अपनी बेटी का ये रूप देखकर खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी बेटी में एम्बिशन है और वो कुछ कर गुजर सकती है और उन्हें ये बात अच्छी लग रही है। ऑटो कहता है कि ये एक रिस्की गेम है। उसे पता नहीं था कि उसकी बेटी भी जीतने का जज्बा रखती है, लेकिन आज एलिसेंट को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी उसका साथ दे सकती है और वो लोग मिलकर जीत सकते हैं। ऑटो कहता है कि तुम्हारे बेटे ने सही बात कही। भले ही उसकी एक आंख चली गई है और तुम्हारी थोड़ी बेइज्जती हुई है, लेकिन इसके बदले तुम लोगों को, हम लोगों को एक दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन मिला है, तो ऐसे में हमें खुश होना चाहिए। वो कहता है कि उसे राजा के सामने ये दिखाना चाहिए कि वो अपने बेटे के गम में कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और धीरे धीरे राजा उसे माफ कर देगा, क्योंकि इसके अलावा वो कर भी क्या सकता है। हमें बस इंतजार करना है। किस चीज का? राजा के मरने का। अगले दिन राजा, रानी और इनका पूरा काफिला किंग्स लैंडिंग के लिए रवाना हो जाता है। वहीं इनके तीनों बच्चे अपने अपने ड्रैगन्स के साथ आसमान में उड़ते हुए किंग्स लैंडिंग पहुंचेंगे। एगॉन सनफायर पर मौजूद है, हेलेना के पास ड्रीम फायर है और एमंड के पास सबसे बड़ा ड्रैगन वगार। शिप पर लेरिस स्ट्रॉन्ग एलिसेंट के पास आता है और कहता है कि वो एमंड की आंख के बदले कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कर सकता है जिससे एलिसेंट के बदले की भूख को शांति मिल सके। हालांकि एलिसेंट कहती है कि इस वक्त उन्हें सिर्फ सब्र से काम लेना होगा। रेनेरा अपने कमरे में है। मिस्टर केल्विन उसका घाव भरने का काम कर रहे हैं। यहाँ लेनोर पहुंचता है। वो काफी शर्मिंदा है। कहता है कि उसने भले ही जंग में बहुत सारे दुश्मनों को हराया है,
लेकिन वो खुद अपनी बहन को मौत से नहीं बचा सका और अब रेनेरा का भी साथ नहीं दे सका। रेनेरा कहती है कि उसके बेटों को सबके सामने बास्टर्ड कहा गया है। लेनोर काफी दुखी है। वो कहता है कि मैं मानता हूँ मैं कभी अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया। हालांकि मैं अपने बच्चों को प्यार करता हूँ, पर शायद उतना नहीं जितना करना चाहिए। रेनेरा कहती है कि हमने जब भी बच्चा पैदा करने की कोशिश की, मैं वाकई चाहती थी कि ये कोशिश कामयाब हो, क्योंकि अगर हमारा एक भी बच्चा पैदा हो जाता तो आज सिचुएशन अलग होती। लेनोर कहता है कि वो इस बात से दुखी है कि ईश्वर ने उसे ऐसा क्यों बनाया, पर रेनेरा के हिसाब से लेनोर को खुद को लेकर बुरा महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है जो इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। उसे तो खुद पर गर्व करना चाहिए। लेनोर कहता है कि उसका लवर यानी सर कार्ल जल्द ही स्टेपस्टोन्स पर वापस चला जाएगा और वहां होने वाली लड़ाई में हिस्सा लेगा। वो कहता है कि इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि यहाँ रहकर तुम्हारा साथ दूंगा और हमारे बच्चों को पालने में मदद करूंगा। वो वादा करता है कि वो एक अच्छा पति साबित होगा। बाद में रेनेरा राजा और रानी की शिप को जाते हुए देखती है। उसका अंकल डेमन उसके पास पहुंचता है। दोनों हाई वेलेरियन भाषा में बात करते हैं। वो जानती है कि अब जंग होने से कोई नहीं रोक सकता। ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, पर सिचुएशन बेहतर हो सकती है अगर ये दोनों आपस में शादी कर लें, और ये सिर्फ तब हो सकता है जब लेनोर मारा जाए। डेमन लेनोर के बॉयफ्रेंड कार्ल कोरी से मिलता है और कहता है, इस दुनिया में ऐसी भी जगह हैं जहां इंसान का नाम मायने नहीं रखता, सिर्फ ये मायने रखता है कि उसके पास कितना गोल्ड है, और इस गोल्ड को पाने के लिए उसे सिर्फ किसी को मारना होगा, पर इस मौत के गवाह भी होने चाहिए। साथ ही साथ रेनेरा और डेमन का कॉन्वर्जेशन चल रहा है। वो कहती है कि वो ऐसी रानी नहीं बनना चाहती जो लोगों को डरा कर रूल करती है, पर डेमन कहता है राजा हो या रानी, उन्हें इज्जत और प्यार तो मिलना ही चाहिए, लेकिन अगर लोग उनसे डरेंगे नहीं तो उनकी ताकत ही खत्म हो जाएगी। रेनेरा कहती है कि वो लेनोर से प्यार करती है। डेमन कहता है कि अगर वो उसे वाकई चाहती है तो उसे आज़ाद कर दे। वो कहती है कि उसके दुश्मन लेनोर की मौत का जिम्मेदार उसे ही समझेंगे। डेमन कहता है अगर लोग ऐसा सोचेंगे तो ये अच्छा होगा। महल के अंदर डेमन चुपके से एक गार्ड को मार गिराता है। वहीं महल के ही एक दूसरे हिस्से में कार्ल कोरी लेनोर से बिना बात भिड़ जाता है और उसे उल्टा सीधा कहने लगता है। इनके बीच तलवारें खिंच जाती हैं। यहाँ एक नौकर होता है जो गार्ड्स को बुलाने के लिए बाहर चला जाता है। जब लेनोर के माँ बाप गार्ड्स के साथ वहां पहुंचते हैं तो वहां बस एक लाश होती है जिसका चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ है। दोनों ही अपने बेटे को इस हालत में देखकर सदमे में हैं। कहीं आसपास ही रेनेरा और डेमन एक दूसरे से विलेरियन रीति रिवाज के मुताबिक शादी कर रहे हैं। यहाँ इनके बच्चे भी मौजूद हैं। फिर देर रात एक शख्स समंदर के रास्ते चुपके से कहीं दूर भाग रहा है। इसके साथ कार्ल कोरी भी है। ये शख्स है लेनोर। यानी डेमन और रेनेरा और लेनोर ने बस एक झूठी कहानी बनाई ताकि ये सभी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकें। साथ ही खत्म हो जाता है ये एपिसोड। अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट्स के जरिए पूछिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब यह हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के जरिए बताने हैं।